हेलो स्टूडेंट्स, पिछले हम लोगों ने वीडियो में 26 क्वेश्चन तक नीट के 2019 का पेपर देख लिया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए, कह रहा है कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रांस्टेड एसिड्स H2O एंड HFR। बेटा हमारे पास तीन थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है आर्हीनियस थ्योरी, एक थ्योरी है ब्रास्टन एंड लॉरी और एक थ्योरी है लुईस। तो इसने सेकंड ये ब्रास्टन एंड लॉरी थ्योरी की बात की है। इनमें एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बता देता हूं। बेटा ये तीनों थ्योरी बढ़िया है। सबसे ओल्डेस्ट है आर्हीनियस थ्योरी जो एक्व सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है। उसके बाद ब्रास्टन लॉरी और सबसे न्यूएस्ट थ्योरी है लुईस। लेकिन सबसे ओल्ड ही सबसे वाइड रेंज के एसिड और बेसिस को डिफाइन करने में सक्षम है। कहने का मतलब द बेस्ट वन इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। लेकिन हमको तो ब्रास्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, तो उसकी बात कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं HCl का। ये एक एसिड है, समझ बात आ गई। तो बेटा अगर इसमें से एक H पॉजिटिव निकल जाए और Cl निगेटिव बन जाए, तो H पॉजिटिव निकलने के बाद जो बनने वाला स्पीसीज है वो इसका ब्रास्टन बेस है। मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने वाटर ले लिया, इसमें से अगर H पॉजिटिव निकाल दूं तो H पॉजिटिव निकाल दूं तो क्या बच जाएगा? OH निगेटिव बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। और H पॉजिटिव इसमें जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? H3O पॉजिटिव। ये यहां लगाना, जिससे थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं लगा रहा हूं। ऐसे लगाइएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर को डोनेट किया। तो बेटा जब H पॉजिटिव निकालते हैं तब क्या बनता है? ब्रास्टन बेस। आपसे पूछा क्या गया है? कॉन्जुगेट बेस। तो इस एसिड का ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस ही तो है। जो ब्रास्टन बेस बना वो इसका कॉन्जुगेट बेस ही तो है। तो आपसे पूछा गया है कॉन्जुगेट बेस, मतलब आपको क्या काम करना है? H पॉजिटिव निकालना है। तो मैंने जोड़ा क्यों? ये मैंने ऐड किया क्वेश्चन में। मान लो आपसे एसिड पूछा जाता तो क्या करते? तो यहां पर H पॉजिटिव निकाल दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और अगर एक H पॉजिटिव जोड़ दोगे तो ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन हमसे क्या पूछा गया? कॉन्जुगेट बेस। तो एक आंसर तो हमारा हो गया OH निगेटिव। अब जैसे कि HF दिया गया है, तो अगर मैं HCl की जगह अगर मैं HF कर दूं तो यहां पर H पॉजिटिव और F निगेटिव आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। तो HF इस एसिड, और इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो F निगेटिव बनेगा। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? OH निगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर एंड F negative is the conjugate base of this acid HF। समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कॉन्जुगेट बेस तब होगा जब एक H आयन निकाल दोगे, और कॉन्जुगेट एसिड तब होगा जब एक H आयन जोड़ दोगे। मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और, जैसे मैं कहूं आपसे अमोनिया, इसका मुझे कॉन्जुगेट बेस निकालना है और इसका मुझे कॉन्जुगेट एसिड निकालना है। तो क्या काम करेंगे? मैंने क्या बताया आपको? किसी का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक H आयन रिमूव कर देंगे, और किसी का कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए एक H आयन जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखना, H आयन तभी जुड़ेगा जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर अवेलेबल हो। नहीं लोन पेयर अवेलेबल जबरदस्ती मत जोड़ देना, ऑक्टेट खराब हो जाएगा सारा का सारा। तो ध्यान दीजिएगा, NH3 में तो अवेलेबल है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा? एक H आयन रिलीज कर दो। तो एक H आयन अगर हमने रिलीज किया तो यहां क्या बन जाएगा? NH2 निगेटिव।
H पॉजिटिव लेके निकल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर इसमें एक H आयन जोड़ दोगे तो लोन पेयर एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। क्या नाम हो जाएगा? अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही हैं। NH4 पॉजिटिव कैटायन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्पेशलाइज्ड कैटायन है। क्यों स्पेशल कैटायन है? इस कैटायन में ऐसी क्या बात है बेटे? पीरियोडिक टेबल में जो आप पढ़ते हैं तो कैटायन हमेशा कौन बनाते हैं? मेटालिक स्पीसीज कैटायंस बनाते हैं। लेकिन यहां कौन कैटायन बना रहा है बेटा? नॉन मेटालिक स्पीसीज कैटायन बना रहा है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो NH4 पॉजिटिव आप इसी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन कराओ, बढ़िया कंपाउंड बनेंगे। जैसे Cl नेगेटिव से कराएं क्या बन जाएगा? NH4Cl। OH नेगेटिव से कराओ NH4OH। तो ये क्या? एक ऐसा कैटायन बन गया जो नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया है। और इसका तो एक बार नीट में हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो NH3 का भी sp3 और हाइब्रिडाइजेशन NH4 पॉजिटिव का भी sp3 है। लेकिन NH3 जो है वो पिरामिडल इन शेप है और NH4 पॉजिटिव शेप चेंज कर लेता है और वो क्या हो जाता है? टेट्राहेड्रल। चलो ये सब बातें आगे करेंगे, मैंने थोड़ा सा आगे आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूं जिससे कि मैं नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। एक बार पढ़ के बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? Which mixture of the solutions will lead to the formation of negatively charged? ध्यान दीजिए, यहां पर ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। निगेटिवली चार्ज्ड सॉल बनाना है और सॉल का फॉर्मूला दे रखा है AgI और I नेगेटिव। बेटा ये क्वेश्चन रट के तो नहीं हो सकता। तो अधिकतर लोग ये कहते हैं कि केमिस्ट्री तो रटने वाला सब्जेक्ट है। मैंने अपने वीडियोस के आगे डाल रखा है, केमिस्ट्री इज नॉट ए लर्निंग सब्जेक्ट। केमिस्ट्री रट के तैयार नहीं हो सकती। अगर आप नीट निकालना चाहते हो, जेई का एग्जाम निकालना चाहते हो, IIT में जाना चाहते हो, भाई केमिस्ट्री रटना नहीं। अगर केमिस्ट्री रटी तो 0 हो जाओगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। केमिस्ट्री इज नॉट ए लर्निंग सब्जेक्ट, ध्यान रखिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूं, रट के कुछ नहीं होगा। इसको हटाऊं, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि सॉल्व कैसे बन रहा है। सॉल्व बनने के लिए जब हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडिया को आपस में मिलाते हैं तो जो बनने वाला सॉल्व होता है उसके ऊपर चार्ज वो आता है जो कॉमन आयन का होता है। और जो कॉमन आयन होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, उतना बढ़िया आएगा। तो एक एक करके देखेंगे। 50 ml 1 m AgNO3। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। AgNO3 अगर KI में डाला जाएगा तो बन जाएगा KNO3 प्लस AgI, ये तो बन जाएगा। अब बात यह है, इस AgI के बाहर I नेगेटिव आएगा या K पॉजिटिव आएगा, बस यही देखना है आपको। या Ag पॉजिटिव आएगा। तो AgI के बाहर I नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव चार्ज सॉल्व बन जाएगा, और AgI के बाहर अगर Ag पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व बन जाएगा। करके देखते। पूछा है निगेटिव चार्ज सॉल्व, मतलब ये जो KI की क्वांटिटी है ये ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये KI और AgI में कॉमन आयन जो है वो I नेगेटिव अवेलेबल है। तो हमको क्या चाहिए? कॉमन आयन। तो हमको क्या चाहिए? KI की क्वांटिटी एक्सेस में चाहिए। जरा पहला वाला करके देखो। 50 इंटू 1 कितने मिलीमोल हो गए बेटे? बोलिए 50। तो पहले वाले केस में 50 मिलीमोल तो इसके हैं मिलीमोल, और यहां कितने हो गए बेटे आपके? तो बोलिए यहां 15 बचे, बोलो 75। 5 5 25 5 कैरी 2 5 5 2 7, तो ये कितने हो गए? 75 मिलीमोल हो गए। क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन जरा और भी केस देख लेते हैं।
50 ml 1m, तो इसके तो 50 मिलीमोल ही हो गए। इसके कितने हो गए? 52 जा 100। यहां क्या हो गए बेटे? सेकंड ऑप्शन में 100 मिलीमोल। तो ज्यादा क्वांटिटी में कॉमन आयन डिस्चार्ज की कैपेबिलिटी सेकंड वाले की या फर्स्ट वाले की? सेकंड वाले की। एक्सेस में प्रेजेंट है, और जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा वही बनाएगा। तो एक्सेस में तो ये भी है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा प्रेजेंट है? ये, तो ये ज्यादा अच्छा बनाएगा। थर्ड ऑप्शन 50 ml 2m, तो ये हो गए इस थर्ड ऑप्शन में। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये सेकंड ऑप्शन हो गया, ये थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में 50 इंटू 2, तो ये हो गए 100 मिलीमोल। और यहां पर कीजिए 50 इंटू 1.5, तो ये कितना हो गए? 75 मिलीमोल। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो KI हमको एक्सेस में चाहिए वो कम क्वांटिटी में है। ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चौथा वाला ऑप्शन, चौथे वाले में क्या है? 50 इंटू 0.1, दैट इज 5 मिलीमोल। और यहां पे 50 इंटू 0.1, दैट इज 5 मिलीमोल। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही? तो इनमें तो एक्सेस में प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें सॉल्व नहीं बनेगा। तो सीधी सीधी बात है, जो सॉल्व बन रहा है वो कौन सा सॉल्व बनना है, कौन सॉल्व नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा? नेगेटिव चार्ज सॉल्व नहीं बनने की पॉसिबिलिटी। तो इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैंने क्या बताया, जो ज्यादा क्वांटिटी में, जो जितना ज्यादा एक्सेस में होगा उसकी पॉसिबिलिटी उतनी बढ़िया हो जाएगी। तो बेटा बताओ, पहला आंसर होगा या दूसरा आंसर होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि यहां पर 100 मिलीमोल में KI प्रेजेंट है, तो रिएक्शन करके AgI बना लेगा। और जो एक्सेस में होता है वो बाद में जुड़ जाता है। तो इन दोनों में एक्सेस में KI जो प्रेजेंट है, ये एक्सेस में प्रेजेंट है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? इस एक्सेस में प्रेजेंट का कॉमन आयन, इस एक्सेस में प्रेजेंट वाले का कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन सा है? KI में I तो है, तो बाहर क्या लग जाएगा बेटा? I। AgI और KI में जो कॉमन आयन है वो I निगेटिव है, वो यहां पर लग जाएगा। ये सरफेस केमिस्ट्री से बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी फाइन क्वेश्चन। चलिए भैया आगे की बात कर लेते हैं बेटे। देखिए, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग केमिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ड्रग्स आपको याद करने पड़ेंगे। नीट एस्पिरेंट हो तो भैया अभी से शुरू कर दो, क्योंकि डॉक्टर बन जाओगे तो बहुत बड़ी किताब होगी जिसमें कम से कम 5000 दवाइयां होंगी। तो भाई दवाई तो याद करनी पड़ेगी। दवाई का नाम आपको याद नहीं हो तो कैसे काम बनेगा? एक चीज समझाने वाली है, वो बता दे रहा हूं। Among the following, the narrow spectrum antibiotic is, एंटीबायोटिक्स आप जानते हो बॉडी के अंदर लड़ने की ताकत को बढ़ाने वाला सब्सटेंस। नैरो स्पेक्ट्रम, तो इसका मतलब और कोई भी होता है? हाँ, दो होते हैं बेटे, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर बीमारी पर काम करेगा, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगल बगल से आने वाली बीमारियों को भी रोकेगा। कहने का मतलब, जैसे एक सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूं, आपको जुकाम हो गया तो ये लगभग अंदाजा है कि खांसी हो जाएगी बच्चे। तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको 3-4 टैबलेट बना के देता है। डॉक्टर चाहे तो एक ही टैबलेट देता है, वो पूरा का पूरा कोर्स बना के देता है। वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसके अंदर जरूर लगाएगा, जिससे कि आस पड़ोस से, किनारे से आने वाली बीमारियां रुक जाएं। तो ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा, ये तो कह रहा है पर्टिकुलर एक टाइप पे काम करे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आप सभी लोगों को याद होगा, पेनिसिलिन जी इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जबकि एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन और क्लोरमफेनिकॉल बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। और नीचे वाले तीनों क्या है बेटे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो उल्टा क्वेश्चन का भी याद करो कि ये तीनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कल को पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और इस पेनिसिलिन जी की जगह एक चौथा ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन दोनों, इसलिए मैंने हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया है आप लोगों से, ठीक है? इसको बेटा कॉपी करो, फिर आगे बताता हूं, ठीक है? देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बढ़िया सवाल। एन एल्कीन ए
ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड जिंक वाटर। एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एल्कीन ए है जो O3 और जिंक वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, गिव्स प्रोपेनोन एंड इथेनॉल। प्रोपेनोन क्या होता है? एसीटोन। तो मैं प्रोपेनोन तो बना देता हूं आपका ये CH3COCH3 और इथेनॉल में बना देता हूं CH3CH। ये दोनों इन इक्विमोलर रेशियो बराबर बराबर क्वांटिटी में दोनों दे रहा है। एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए। ये जो एल्कीन ए है इसमें हमने HCl ऐड किया, गिव्स B। और ये क्या दे रहा है हम लोगों को? B दे रहा है। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ बीज। इसका स्ट्रक्चर हमसे पूछा है। बेटे ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारी कराए हैं। जब मैंने ओजोनोलिसिस आप लोगों को पढ़ाई थी तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था कि जितने भी प्रोडक्ट दिए गए हों उन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि सारे ऑक्सीजन एक दूसरे के आमने सामने हों। और इस ट्रिक का मैंने नाम लिखाया था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। देखिए क्या दिया गया है? प्रोपेनोन। ये रहा प्रोपेनोन। और क्या दिया गया है? इथेनॉल। तो इथेनॉल थोड़ा सा इधर को बनाते हैं। ये हो गया प्रोपेनोन और ये हो गया इथेनॉल। क्या कहा था मैंने? ऑक्सीजन हटा दो बेटा, हटा दो। जो बचा वो लिख दो, दैट इज द एल्कीन। तो हमारी जो एल्कीन ए है वो क्या आ जाएगी? CH3 डबल बॉन्ड CH। एल्कीन ए आ गई। दिस इज एल्कीन ए। ये एल्कीन ए। इस एल्कीन ए का ओजोन और जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करने से ये मिला, जिनके नाम थे प्रोपेनोन और इथेनॉल। ये मिला। रिएक्शन का क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट। अब ए हमारे हाथ में कह रहा है एक ही HCl से रिएक्शन कराओ। इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं। एक ही अगर मैं HCl से रिएक्शन कराऊं तो H पॉजिटिव पहले जुड़ेगा। जब H पॉजिटिव जुड़ेगा बेटे तो इस H पॉजिटिव में क्या होगा बेटे? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा। बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा तो बन जाएगा CH3 इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां बन जाएगा CH2 और यहां बन जाएगा CH3। मैंने कहा था अगर कहीं कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो करवाइए। कार्बोकैटायन बन रहा है और टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, इसके अगल बगल इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन सकता। तो अगर इसके अगल बगल इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन सकता तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल। क्या काम कराए? क्लोरीन से रिएक्शन कराइए, Cl नेगेटिव से रिएक्शन कराइए। क्या बन गया बेटे? CH3 इसी कार्बन पे Cl और यहां CH2 मतलब टर्शरी क्लोराइड। टोटल इसको अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई है क्या? देखो यहां पे तो 1 पे क्लोरीन लगा है तो ये ऑप्शन गलत है, मामला खत्म। यहां पर भी प्राइमरी कार्बन क्लोरीन लगा है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहां पर भी सेकेंडरी कार्बन पे क्लोरीन लगा है, ये भी ऑप्शन गलत है। बेटा सही ऑप्शन कौन सा है? ध्यान से देखो, टर्शरी कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। टर्शरी कार्बोकैटायन ही तो बन रहा था। देखो वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इसका भी नाम कर लो 1 2 3 4।
2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी तो यही था 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये बन गया आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। समझ आता कि नहीं अभी? उसको आप लिख सकते हैं और मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। बेटे ये वाला पार्ट मिटा दूं, उसको आप लोग कॉपी कर लो, ये वाला मिटा देता हूं जिससे कि मैं आपको ये क्वेश्चन बता सकूं। ध्यान दीजिएगा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कल आपको बताया था कि एनसीईआरटी पढ़िए। बेटा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले कुछ सालों से डी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वैसे भी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दूसरी बात यह है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और नीट और जेई दोनों ही पिछले सालों से इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देखिए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ऑल्दो इट इज ए सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है अगर पकड़ में आया तो। Which is correct electronic configuration of the central atom in K4FeCN6 based on CFT? CFT is crystal field theory। चलिए भैया, बेटा पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए ये कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 and it is a inner orbital complex। साइनाइड जो लगा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसे पहचाना? मैंने कहा था नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर ये दोनों ही कम जो है लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, तो ये लिगेंड कैसा है? कार्बन डोनर, साइनाइड है ना, कार्बन डोनर। याद करो इस चीज को, ये ट्रिक्स हैं। नाइट्रोजन डोनर एंड कार्बन डोनर, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन द केस ऑफ 3D सीरीज। अब मैं 4D और 5D की बात क्यों नहीं कर रहा बेटा, ये मैंने नोट में लिखा है आप लोगों को कॉपी में कि फॉर 4D सीरीज एंड 5D सीरीज ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, उनके लिए सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये तो 3D सीरीज का आयरन है। चलिए आयरन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ कितनी आ रही है बेटे? +2, क्योंकि 4 इसकी x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितनी आ गई बेटे? +2। तो Fe+2 अगर मैं करूं तो हमारे पास आ जाता है 3D6, क्योंकि 4s0 के कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, वो यहां से 3D6 आ जाएगा। अब कह रहा है CFT, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT क्या बताती है? CFT ये बताती है कि पहले तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट में था, उसके बाद यूनिफॉर्म एनर्जी कंडीशंस, मतलब इफ द फील्ड इज स्फेरिकल तो ये बेरी सेंटर डेवलप हो जाएगा बेटे, बेरी सेंटर। और क्या बोल रहा था मैंने आपको कि 1 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे। तो बना लीजिए भैया, मैंने 2 ऑर्बिटल यहां ऊपर बना लिए और 3 ऑर्बिटल यहां मैंने कहां बना लिए बेटे? नीचे। इन 3 को क्या कहते हैं? T2g, और इसको क्या कहते हैं? Eg। ये dxy, ये dyz, ये dzx, और ये dx² - y² और ये dz²। चलिए भैया, अब ये कह क्या रहा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि Fe2 पॉजिटिव 3D6 बना लो भैया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां तक तो वेरी सेंटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज द फील्ड इज स्फेरिकल। ठीक, ये मैंने कहा था आइडियल कंडीशन है, ये साइंटिस्ट मान के चल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको मालूम है कि द फील्ड इज ऑक्टाहेड्रल, तो अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है बेटे तो स्प्लिटिंग हो जाएगी
और स्प्लिटिंग हो जाएगी तो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा T2G और EG। बट द CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, तो वो पेयरिंग करा देगा। क्यों पेयरिंग करा देगा? क्योंकि T2G और EG के बीच का जो डेल्टा O है, क्या है बेटा? डेल्टा O, वो वेरी वेरी हाई है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन T2G से EG में कूद नहीं पाएगा क्योंकि देयर इज ए वेरी लार्ज डिफरेंस ड्यू टू द CN। तो CN क्या काम करा देगा? पेयरिंग करा देगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, पेयरिंग इज पॉसिबल। और कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू T2G6 और EG में कितने? कुछ नहीं, तो EG0। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है बेटे? ध्यान दो। T2G4 EG2 नहीं, EG तो 0 है। T2G6 EG0 यस, T2G6 और EG क्या है? 0। बाद बाकी भी ऑप्शंस दिए गए EG3 T2G3 EG4 T2G, ऑप्शन किसी काम के नहीं है, तो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा। ये समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये CFT से क्वेश्चन था, इसको उतार लो। अगला बताता हूं। देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 के बारे में इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। पहले तो PCl5 देखते, उसके बाद बात करते हैं। I am explaining a very good tip for finding the hybridization. PCl5 में सेंट्रल एटम कौन सा दिखाई दे रहा है आपको बेटे? फास्फोरस। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 5। कहीं पर भी लगा दो, 1 2 3 4 5, कोई लेना देना नहीं। क्लोरीन मोनोवेलेंट है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल सही, एक सिग्मा ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कीजिए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, मैं लिख देता हूं, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर प्लस निगेटिव चार्ज, इनको प्लस कर लीजिएगा, ये आपकी वैल्यू ऑफ H आ जाएगी। H इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां पे तो लोन पेयर तो कोई है नहीं, 5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो H की वैल्यू आ गई 5। और अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो वो कैसे बनेंगे? sp3d। आपको ट्रिक समझ में आई? किसी को कुछ भी नहीं आता वो भी इस सवाल को कर सकता है। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, तो बहुत ही आसान है। लेकिन अब इसके बाद थोड़ी अक्ल लगानी पड़ेगी। sp3d का ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। चलिए भैया बात करते हैं। 3 क्लोरीन तो इक्वेटोरियल पोजीशन में लगे हैं और 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन में लगे हैं। मतलब ये दोनों बॉन्ड एक्सियल हैं। एक्सियल हैं तो थोड़े से लंबे भी हैं, और ये 3 इक्वेटोरियल हैं और ये छोटे हैं। ये 3 के 3 ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आता रही है? और ये 2 एक्सियल पोजीशन पे क्लोरीन लगे हुए हैं। इस ट्रायंगुलर पोजीशन पर 3 क्लोरीन लगे हैं और इनके बीच का जो एंगल है, चूंकि बेटा पूरा एंगल 360 का है तो उसको डिवाइड करो, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का।
तो 120 डिग्री के इक्वेटोरियल पर एंगल प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। और कोई भी एंगल प्रेजेंट है? मजेदार बात बताता हूं, सुनो। 3 एंगल जो प्रेजेंट हैं वो 120 डिग्री के हैं, जो इक्वेटोरियल के बीच में प्रेजेंट है। इस क्लोरीन से लेकर इस क्लोरीन तक बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है एक्सियल पर। तो एक जो एंगल प्रेजेंट है वो 180 डिग्री का है, जो एक्सियल पोजीशन पर। और अगर हम इनको दो पिरामिड मान के चलें तो ये पिरामिड इस ट्रायंगुलर प्लेन पर सीधा खड़ा है और ये पिरामिड इस ट्रायंगुलर नीचे वाले ट्रायंगुलर प्लेन पर सीधा खड़ा है 90 डिग्री। तभी तो दोनों 180 के 90 सीधे हो गए 180। तो इसका मतलब ये Cl ऊपर वाला क्लोरीन इन 3 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और नीचे वाला क्लोरीन भी इन 3 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास 6 एंगल हो गए 90 डिग्री के। बेटे ध्यान से समझिए, जब तक ये समझ में नहीं आएगा इसका स्ट्रक्चर तब कुछ क्वेश्चन से लेना देना नहीं, फिर तुक्केबाजी। 3 एंगल 120 डिग्री की है जो इक्वेटोरियल पर है, एक्सियल वाली लाइन है वो 180 डिग्री की है, और 6 एंगल 3 ऊपर और 3 नीचे, जो 6 एंगल है वो 90 डिग्री के हैं। चलिए, मैंने कहा कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ बड़ी है और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है वो बॉन्ड्स क्या होंगे? वीकर होंगे। तो अगर मैं PCl5 को हीट कर दूं तो PCl5 को हीट करने से होता क्या है बेटे कि ये टूट जाएगा। मैं कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। PCl5 को हीट कर दूं तो ये टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2। देखो ध्यान देना, यहां पर मैं गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूं। सॉलिड स्टेट में PCl5 आयनिक होता है, जो PCl4 पॉजिटिव और PCl6 निगेटिव में टूट जाता है। मैं गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूं, यहां पर ये कोवेलेंट है। अगर सॉलिड पूछा होता तो बताया होता, इसमें बिल्कुल एक्सप्लेन किया होता। कहीं कुछ नहीं बताया तो ठीक है। बाद बाकी जो ऑप्शन में लिखा उस हिसाब से भी ये कोवेलेंट ही नजर आ रहा है, तो मैंने इसको देख लिया। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है PCl5 इन द सॉलिड स्टेट इज आयनिक, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखें। लेकिन यहां तो हमको गैस स्टेट की बात की गई है, आगे की बात करते हैं। कह रहा है 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स, 3 इक्वेटोरियल जो PCl बॉन्ड्स हैं, मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। हाँ ये बिल्कुल सही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है सारे एक दूसरे से। 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स, 2 एक्सियल PCl बॉन्ड मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हाँ बना रहे हैं। एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स। क्या एक्सियल PCl बॉन्ड इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड से छोटे हैं? हाँ मैंने अभी भी बताया, एक्सियल बॉन्ड लंबे हैं, इक्वेटोरियल छोटे हैं। तो एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर, ये बड़े हैं, और इक्वेटोरियल वाले छोटे हैं। बिल्कुल सही, ये बात भी सही। कह रहा है PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। मैंने अभी बताया PCl5 को हीट कर दोगे किसमें टूट जाएगा? PCl3 प्लस Cl2। क्या ये रिएक्टिव है या नहीं? हाँ बिल्कुल रिएक्टिव है। तो ये ऑप्शन कह रहा है PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। समझ बात आ गई? क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी, बेटा ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, ठीक है? देखो बच्चे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच विल मेक बेसिक बफर। कुछ बातें समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो 1 सेकंड में करवा दूंगा मैं, 15 सेकंड का टाइम लगना है इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन कुछ चीजें समझा देता हूं जिससे आपको रिकैप हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन, क्या होता था? दैट सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच वैल्यू। वो सॉल्यूशन जो अपने पीएच वैल्यू में चेंज रेजिस्ट करता था। क्यों रेजिस्ट करता था? इसके लिए मैंने बफर एक्शन की मैकेनिज्म आपको बताई थी। उतनी आगे बात नहीं करूंगा, लंबा टॉपिक हो जाएगा।
बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच, अपने पीएच में चेंज नहीं फॉर्म कर होने। और आप लोगों को दो तरीके के बफर बताए थे, एक तो नॉर्मल या प्योर और एक मिक्स्ड। मिक्स्ड बफर में दो बताए थे मैंने आप लोगों को, एक एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर की डेफिनेशन क्या थी? वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ सेम एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर की डेफिनेशन क्या थी? वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ सेम बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर बेटा इतना तैयार हो जाएगा काम। बफर के बारे में तो खूब पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। इतना मुझे याद दिलाना था आपको, ध्यान दीजिए। मैंने क्यों कहा था 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा? क्वेश्चन ही कैसा दिया गया, कह रहा है बेसिक बफर। बेसिक मतलब बेस वीक होना चाहिए। इसमें बेस कैसा है? NaOH। नहीं भैया। इसमें बेस कैसा है? NaOH। नहीं भैया। इसमें क्या है? बेस कैसा है? NH4OH। वीक बेस और एसिड स्ट्रॉन्ग है। मिलीमोल भी निकाल के देख लेते हैं, बन रहा है नहीं बन रहा, जरा देखते हैं। 100 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा? 10 मिलीमोल। 200 इंटू 0.1 क्या बन रहा है? 20 मिलीमोल। इसका मतलब क्या है? इसके 10 मिलीमोल और इसके 10 मिलीमोल क्या बना देंगे? इसके 10 कितने यूज होंगे बेटे? मैं कह देता हूं 10 प्लस 10 दोनों मिलके क्या बना देंगे? NH4Cl। और प्लस बच जाएगा 10 मिलीमोल NH4। वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ सेम बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में बात आई? नीचे आ जाते। HCl और NaOH दिया गया बेटे। NaOH दिया गया, स्ट्रॉन्ग बेस है, बफर तो बनने वाली कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अगर जो है लड़के को थोड़ी बहुत अकल में डेफिनेशंस हैं तो 10-15 सेकंड की बात है, वो देख लेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मामला खत्म। स्ट्रॉन्ग बेस है, मामला खत्म। वीक बेस है, थोड़ा मिलीमोल निकाल के देख लेना बेटा, इसमें गड़बड़ मत कर लेना, जिससे कि समझ में आ जाए कि आपका बफर बन भी रहा है। ऐसा ना हो कि दोनों इक्वल हो तो दोनों ही खत्म हो जाए। समझ में आता नहीं है? तो बफर बनना भी चाहिए, क्योंकि ये तो एसिड है और ये बेस है, कोई साल्ट तो है नहीं, साल्ट तो दिया नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे? द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसको लिख लीजिए। अब मैं अगला वाला क्वेश्चन बताता हूं बेटा आप लोगों को, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। रिएक्शन लिखिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन लिखिए। एक रिएक्शन करके दिखाता हूं। RCOOH प्लस अमोनिया बन जाता है RCOONH4। ये निगेटिव है, पॉजिटिव। और इसकी अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग करूं तो -H2O निकल जाता है और बन जाता है RCONH2, एमाइड। ये एसिड, ये बेस, ये साल्ट, अमोनियम साल्ट, और ये एमाइड।
बेटा याद करो, मैंने आप लोगों से कहा था जब मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई थी कि इट इज नॉट ए गुड मेथड, ये कोई अच्छा मेथड नहीं है एमाइड बनाने का कि आप इससे एमाइड, इसकी यील्ड बहुत अच्छी नहीं आती, फिर भी रिएक्शन तो होती है ना। चलिए रिएक्शन कराते, ये दिया गया, बताओ बेटे अपने आप, अगर ऊपर वाली रिएक्शन याद है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, कुछ दिया तो है नहीं कि अमोनिया के कितने मोल है, मतलब अमोनिया डाल दिया गया। जब कुछ भी नहीं दिया गया तो इसका मतलब दोनों के साथ रिएक्शन होगी। तो अगर दोनों के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा बताओ, दोनों जगह COONH4 और दोनों जगह COONH4। समझ बात आ रही? उसको मिटा रहा थोड़ा सा, हीट करा रहे हो, चलिए हीट करा दो, क्या बन जाएगा दोनों जगह COONH2 और क्या बन जाएगा COO। बोलो भैया मेरी बात समझ में आ रही? अब क्या होगा, अब वहां से जो है अमोनिया निकलेगा, तो अगर अमोनिया रिलीज होगा तो क्या बना देगा ये, और वाटर, यही तो बना देगा। बोलो भैया, तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है, COOH अमोनिया के साथ हीट करा दिया गया, तो ये क्या बनाएगा, कोई ऑप्शन पहला दिया गया पहले से रिएक्शन करेगा, दूसरे से CONH2 बना देगा, ऐसा कुछ नहीं, एक ही ऑप्शन ये दिया गया, बाद बाकी कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी नहीं दिए गए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, क्लियर? एक काम करेंगे बेटे, इस रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे और मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन का मेन मैजिक पार्ट है, मेन पार्ट है वो मैंने लिख दिया, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, मैं डायरेक्ट यही मैचिंग करा दूंगा, मुझे जो इसमें समझाना है उसके बारे में मैंने लिख दिया, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3, और मैचिंग करानी है उसकी शेप, पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल। बेटा मेरा वही रूल लगाओ जो अभी मैं आपको बता रहा था PCl5 के केस में। देखिए एक एक करके मेरे साथ लगाएंगे, जिसको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो भी आंसर निकाल लेगा, इफ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय माय ट्रिक। क्या निकालना है, हमें H की वैल्यू निकालनी, बस। XeF4 पहला क्या है, XeF4, XeF4 में क्या काम है, Xe सेंट्रल एटम, Xe का सेंट्रल एटम है, तो Xe में ज़ेनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8। मैंने क्या कहा, जहां चाहो तहां रख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रख दी। फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 4 सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। अब क्या कह रहा है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां कितने लोन पेयर बच गए बेटे, 2। H की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो 3 ये आ गई, 2 ये आ गई, H की वैल्यू आ गई 5, 5 का मतलब sp3d। अब sp3d का क्या होता है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। समझ बात आ गई नहीं आ गई? अब इसको जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, H की वैल्यू आ गई बेटे 6, 6 आ गई। 6 का क्या मतलब हो गया बेटा, sp3d2, ये आ गया। टोटल करो, टोटल गलत हो गया तुम्हारा, 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है बेटे, लोन पेयर, 4 और 2 6, 6 का मतलब हो गया sp3d2।
sp3d2 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में ज़ेनॉन में जो ऑक्टाहेड्रल केस है वो यही तो केस है। स्क्वायर बाई पिरामिडल इज ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा इसमें तो कोई ऊपर कोई नीचे होता नहीं है, सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर एक से ज्यादा लोन पेयर आ रहे हैं तो बिल्कुल 180 डिग्री पे लगते हैं। लगा दो, एक लोन पेयर मैं यहां लगाए दे रहा हूं और एक लोन पेयर मैं यहां लगाए दे रहा हूं। फ्लोरीन कितने हैं बेटे? 4। 4 फ्लोरीन है। क्या बन जाएगा हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर। तो XeF4 की ज्योमेट्री कैसी आ गई बेटे? स्क्वायर प्लेनर। मतलब पहले का क्या हो जाएगा? सेकंड। XeF6 क्या काम करूं? देखिए दूसरा XeF6 क्या करना है? ज़ेनॉन के साथ 8 हैं तो 6 तो फ्लोरीन लग जाएंगे। ये लगा दिए। और बिल्कुल परेशान ना हो, शेप वेप हम बाद में देख लेंगे। 8 होते हैं तो 6 फ्लोरीन लग गए और एक क्या लग गया? लोन पेयर। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल करो बेटा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर। 6 + 1 7। अगर 7 हो जाएं, अगर 7 बॉन्ड होते तो हमारे पास ज्योमेट्री होती क्या? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन आप देख रहे हो कि एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर है तो इसकी तो होती 6 की तो ऑक्टाहेड्रल होती है और एक लोन पेयर थोड़ा रिपल्सन क्रिएट करेगा तो थोड़ा रिपल्सन क्रिएट करेगा मतलब sp3d3। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल न होके क्योंकि एक लोन पेयर रिपल्सन क्रिएट करेगा तो वो क्या काम कर देगा? ऑक्टाहेड्रल में डिस्टोर्शन क्रिएट कर देगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? XeF6 डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गई बेटे? XeOF4 इसको हटा देते हैं, यहां बना देते हैं XeOF4। अब एक ऑक्सीजन आ गया तो 4 तो फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा। गिनो बेटा 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब sp3d2। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? एक लोन पेयर हटके यहां एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा। होना क्या चाहिए था? ऑक्टाहेड्रल वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन चूंकि सारे के सारे में बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे में बॉन्ड पेयर नहीं है, लोन पेयर भी अवेलेबल है, इसलिए अब इसका क्या नाम हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिए। फ्लोरीन तो स्क्वायर प्लेन में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एक पिरामिड के रूप में प्रेजेंट है और ऊपर लोन पेयर है वो खाली है। तो क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। तो बेटा ये वाली शेप क्या हो गई बेटे? तो सी का हो गया आंसर 4, स्क्वायर पिरामिड। नाउ XeO3 बना लेते हैं बेटा। XeO3 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6, ये तो ये बन गए। 8 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्या बच जाएगा? लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp3। शेप कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन एक यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो अमोनिया टाइप शेप दिखाई दे रही है और इस शेप को क्या कहते हैं? पिरामिडल। तो XeO3 क्या हो जाएगा? पिरामिडल। तो बेटा जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आप ये मैच कर लो। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। मेरे हिसाब से आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ में आया होगा और वेस्पर थ्योरी की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप ज्योमेट्री और शेप दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ये बेस्ट ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। उसमें को पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि मैं वो पार्ट मिटाऊंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा।
क्वेश्चन है द मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। ध्यान से देखिए, पोटेशियम KMnO4 और K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट और परमैग्नेट आयन पूछे गए, के हटा देंगे, एक नेगेटिव लगाएंगे, परमैग्नेट आ गया। और दो पोटेशियम हटाओ, दो नेगेटिव लगाओ, ये मैग्नेट आयन आ गया। स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो आप बना सकते हो। टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं परमैग्नेट आयन में, और मैग्नेट में भी बिल्कुल उसी तरीके से, सिर्फ यहां पे दो निगेटिव है तो एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा। टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। वैसे तो डी ब्लॉक में दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा समझाया गया है, देख सकते हो आप लोग। इनमें बॉन्डिंग पूछी गई है कि क्या बॉन्डिंग हो रही है। चार आपके ऑप्शंस दिए गए, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, बड़े लंबे चौड़े ऑप्शन दिए गए। बैठ के आपके पास पेपर, वैसे मैंने कहा था आप लोगों से पेपर लेके बैठे होगे। जहां तक पॉसिबल है मैं ऑप्शन लिख दूंगा, और जो बहुत ज्यादा ऊट पटांग दिए गए हैं उनकी कोई जरूरत नहीं, आप आराम से देख के समझ जाएंगे। मैग्नीज है तो Mn में कौन सा ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है? डी ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन में कौन सा ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है? पी ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन में तो डी होता नहीं। तो जो पाई बॉन्डिंग बनेगी वो क्या बनेगी? पी पाई टू डी पाई बनेगी या नहीं बनेगी? अब बताओ पी पाई वाला किससे आएगा? ऑक्सीजन से या मैग्नीज से? ऑक्सीजन से। और डी पाई वाला किससे आएगा? मैग्नीज से। तो क्वेश्चन में बेटा यही पूछा है उसने कि जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बन रही है उसमें कौन सा ऑक्सीजन वाला है, कौन सा मैग्नीज वाला है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी देख के बता देगा भाई ऑक्सीजन में तो डी ऑर्बिटल है नहीं, तो कौन सी बन रही है? पी पाई डी पाई बन रही है। पी पाई कहां से आ रहा है? ऑक्सीजन से आ रहा है। और डी पाई वाला कौन सा है? मैग्नीज का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो जो पी पाई डी पाई है उसमें ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और मैग्नीज का डी ऑर्बिटल। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी काम कर रहा है, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और मैग्नीज का डी ऑर्बिटल यहां पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। दैट इज द आंसर। समझ में आता गई? इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को